डॉक्टर हरनूर जी ने बताया कि लगातार उनकी टीम है सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की हेल्थ को मॉनिटर कर रही है। आज उनके आमरण अनशन का 30वां दिन है और अभी डॉक्टरों की टीम से ही हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने ये बताया, उनकी फाइंडिंग्स ये हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली पिछले 10 महीने से उनको मॉनिटर कर रहे हैं और खासकर जब से उनका आमरण अनशन शुरू हुआ है, जो उनका अपर बीपी है वो पहले नॉर्मली 130 के आसपास रहता था, लेकिन अब जो उनका अपर बीपी है वो नॉर्मली भी 100 के आसपास ही वो फ्लक्चुएट कर रहा है, 100 से 105 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। और जो लोअर बीपी है उनका वो 70 से 75 रह रहा है नॉर्मली, जो पहले उनका 80 से 85 रहता था, अब वो फ्लक्चुएट करके लगभग 70 के आसपास ही नॉर्मली रहता है। उससे डाउन ही आता है, लेकिन उससे ऊपर जो एक नॉर्मल स्थिति में जाना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। तो वहां पे एक वो कांस्टेंट सा हो रहा है, जो बहुत ही एक डिटेरियोरेट हो रही है उनकी हेल्थ, जो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। एक बात। दूसरी बात साथियों, कल जब गवर्नमेंट टीम आई थी मेडिकल की, तो जब वो टेस्ट करने के लिए आई थी, ब्लड सैंपल लेने के लिए आई थी, ईसीजी टेस्ट करने के लिए आई थी, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने उनको एक बात कही थी कि भाई आप पहले गवर्नमेंट टीम कीटोन बॉडी टेस्ट क्यों नहीं कर रही। आज मेरे अनशन का 29वां दिन है, कल मतलब 29वां दिन था उनका जब उन्होंने ये बात कही, आज उनका 30वां दिन है। तो आज तक गवर्नमेंट डॉक्टरों ने, चंडीगढ़ से भी टीम आ गई है, पटियाला से भी रेगुलर टीम आ रही है, तो उन्होंने कीटोन बॉडी टेस्ट क्यों नहीं किया, वो टेस्ट मेरे क्यों नहीं किए जा रहे, जिससे पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाए सरकार को भी कि पिछले 30 दिनों से उन्होंने ना तो कुछ खाया है और पानी के अलावा कुछ नहीं पिया है। हमारे ऑर्गेनाइजेशनों को, दोनों फोरमों को और किसानों को तो ये बिल्कुल क्लियर है कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जिन दृढ़ इरादों के हैं, उन्होंने पिछले 30 दिनों से पानी के अलावा कुछ नहीं पिया और कुछ भी नहीं खाया। लेकिन सरकार को कोई वहम हो, केंद्र सरकार को या स्टेट गवर्नमेंटों को या अधिकारियों को कोई वहम हो, तो उनका वो वहम भी दूर हो जाए। इसीलिए कल उन्होंने स्पेशली ये कहा कि कीटोन बॉडी टेस्ट और बाकी से जो संबंधित टेस्ट हैं, अगर वो गवर्नमेंट डॉक्टरों की टीम करेगी तो आप बाकी सैंपल ले लीजिए, अदरवाइज हम आपको सैंपल नहीं देंगे। तो कल उन्होंने कीटोन बॉडी टेस्ट भी गवर्नमेंट टीम ने किया है। उन्होंने हमसे ये वादा किया था कि आज शाम तक उसकी रिपोर्ट हमें वो दे देंगे, और उन गवर्नमेंट डॉक्टरों को भी कल हम आपके सामने खुद वो पूरी रिपोर्ट रखवाएंगे, जिससे गवर्नमेंट को भी पूरे तरीके से क्लैरिटी आ जाए, कहीं अगर उनको कुछ थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो। इसके अलावा साथियों, जो कल हमारा कैंडल मार्च था, वो देश भर में ऐसी जगहों पे हुआ है जहां पहले कभी आंदोलन के प्रति इतनी सिंपैथी नहीं देखी गई। राजस्थान के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, हरियाणा के गांव गांव के अंदर वो हुआ है, पंजाब की, चंडीगढ़ की कई यूनिवर्सिटियों में हुआ है, हरियाणा की यूनिवर्सिटियों में हुआ है, आंध्र प्रदेश के अंदर हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर हुआ है, कर्नाटका, तमिलनाडु के अंदर हुआ है, मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। तो जो एक आज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन के प्रति, उनकी सोच के प्रति जो लोगों में, आम लोगों में एक जो लगाव है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और कल आने वाली, कल यानी 26 तारीख को जो दोनों मोर्चों की कॉल है, पूरे देश के लेवल पे, पंजाब के अलावा तमाम राज्यों में सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक किसान बड़ी संख्या में अपने जिला मुख्यालयों के ऊपर और अपने तहसील मुख्यालयों के ऊपर धरने दे रहे हैं, सांकेतिक भूख हड़ताल कर रहे हैं। और कल यहीं पे खनौरी मोर्चे पे ही जितने भी व्यापारिक संगठन हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितने भी धार्मिक संगठन हैं, जितनी भी ट्रेड यूनियन है, जितने भी सांस्कृतिक संगठन हैं, उन सब की दोनों फोरमों के नेताओं के साथ इसी होटल माही में, जो ये यहाँ पे साइड में शेड है, यहाँ पे मीटिंग होगी, जिसमें 30 तारीख को पंजाब बंद को कैसे अधिक से अधिक सफल बनाया जाए, उनकी रणनीति के ऊपर विचार चर्चा की जाएगी। सभी वर्गों का पूरा समर्थन लिया जाएगा, उसी के लिए रणनीति बनाई जाएगी। और कल फिर दोनों फोरमों की एक बड़ी और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे अन्य सामाजिक संगठनों के साथ भी होगी। और साथियों, एक आखिरी बात आप सबके संज्ञान में हम ये लाना चाह रहे हैं, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के भी मन में ये बात थी, 2 सवाल उनके मन में हैं। पहला ये कि भाई, जो स्टेट गवर्नमेंट, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने अभी 3-4 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया कि हम 24 फसलों की एमएसपी पे खरीद की गारंटी देते हैं। ये उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। कुछ महीने पहले उन्होंने सिंपल एक बयान दिया था। हम माननीय हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री जी से, नायब सिंह सैनी जी से, सिर्फ 2 बातें पूछना चाह रहे हैं। पहली बात तो ये कि क्या कोई स्टेट गवर्नमेंट एमएसपी अपनी तरफ से डिक्लेयर कर सकती है? क्योंकि जो रिसेंटली सीएसीपी की जो प्रेस रिलीजेस हैं, वो तो ये बता रही हैं
कि 22 फसलों का एमएसपी वो डिक्लेयर करते हैं। 23वीं फसल गन्ना, जिसका एफआरपी सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट जोड़ के वो बन जाता है, एसएपी बन जाता है। तो ये 24वीं फसल ये कौन सी काउंट कर रहे हैं, ये क्लैरिफिकेशन हरियाणा की गवर्नमेंट को करना चाहिए। और क्या उनके पास ये अधिकार है कि वो अपने आप से किसी ऐसी फसल का भी एमएसपी डिक्लेयर कर दें जिसका एमएसपी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर ना किया हो। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि हम एमएसपी की गारंटी देते हैं। जो प्रोक्यूरमेंट का मामला है, क्या स्टेट गवर्नमेंट, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे प्रोक्यूरमेंट कर सकती है? जितना हमें नॉलेज है, जितनी हमें जानकारी है, स्टेट गवर्नमेंट परचेज करती है, प्रोक्यूर करती है सेंटर के पूल में डालने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट उनको बजट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लोकेट करती है, उस आधार पे स्टेट गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट करती है। जो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की जो परचेज करने वाली संस्थाएं हैं, चाहे वो हैफेड हो, चाहे वो वेयर हाउस कॉर्पोरेशन हो, जो वो प्रोक्यूरमेंट करती हैं, उनकी प्रोक्यूरमेंट की अमाउंट बहुत कम है। हरियाणा गवर्नमेंट को यह भी डाटा रखना चाहिए कि हरियाणा गवर्नमेंट की एजेंसियां किस फसल को कितना प्रोक्यूर कर रही हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियों के लिए हरियाणा गवर्नमेंट कितना प्रोक्यूर कर रही है। उससे अपने आप में क्लियर हो जाएगा। हमें बिल्कुल क्लियर है कि बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति के कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सभी फसलों पे एमएसपी गारंटी इंश्योर नहीं कर सकती। हमारे पास छत्तीसगढ़ का भी एग्जाम्पल है, अन्य राज्यों का भी एग्जाम्पल है, जहां पे स्टेट गवर्नमेंटों ने यह कहा था कि हम अपनी तरफ से फसलों पे बोनस देंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2014 में एक बात क्लियर कर दी थी, मोदी सरकार ने, कि अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट किसानों को फसलों पे बोनस देगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट गवर्नमेंट से अनाज प्रोक्यूर नहीं करेगी। तो जो स्टेट गवर्नमेंट, जैसे छत्तीसगढ़ का एग्जांपल हमारे सामने है, जिन्होंने ये कहा था कि हम 600 रुपया प्रति क्विंटल धान पे बोनस देंगे, लेकिन वो बड़े लंबे समय तक सेंटर और स्टेट के बीच में वो विवाद का विषय बन गया था और सेंटर यहां तक आ गया था कि हम स्टेट गवर्नमेंट से प्रोक्यूर नहीं करेंगे। इसीलिए हमारा ये निवेदन है कि भाई, जो हमारे दो सवाल हैं, हरियाणा की भाजपा सरकार को उन दोनों सवालों का जवाब देना चाहिए, डाटा के साथ जवाब देना चाहिए। ये सिर्फ हमारे सवाल नहीं है, ये हर किसान के मन में ये सवाल है, चाहे वो हरियाणा के किसान हो, चाहे पंजाब के किसान हो, या देश के अन्य राज्यों के किसान हो। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सुरजीत सिंह फूल जी बात रखें, उसके बाद हमारे दो साथी और रखें। पत्रकार साथियों, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆਮ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਸੀਗੇ, ਸੌਫਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ, 26 ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ 'ਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 30 ਦੇ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਆ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੰਦ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਰੇਲ ਜਾਮ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ, 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਕੰਮਲ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਉੱਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਰੇਲ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਬਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਐਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਕੇ, ਥੱਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਵਰਕ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 30 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 30 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਬੰਦ ਵਾਲਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਾਓ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ 2023 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ,
ਉਹ ਜੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੰਗ ਸਾਰੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਕੁੱਲ ਵਰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਰੇਗਾ 200 ਦਿਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ, 700 ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਉਹ 30 ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ, ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 30 ਦੇ ਬੰਦ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 30 ਦਾ ਬੰਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 25 ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। मैं निवेदन करूंगा गुरदास लकड़ावाली जी, वो एक बार आए, वो बात रखते हैं अपनी संक्षेप। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਿਹਤ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਸਮੇਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਔਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਮਰਨ ਅਨਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਗਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦ ਆਇਆ ਸੱਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਜਣਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਯੂਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜੇ ਗਏ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ पाना चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा। एक छोटी सी मैं जानकारी और अंत में एक मेंशन करना चाह रहा हूँ। हमारे लगभग 15 दिन पहले एग्जैक्टली एक किसान साथी जब शंभू बॉर्डर से BKU एकता सिद्धूपुर जथेबंदी के जब किसी दोनों मोर्चों के दिए कार्यक्रम में ही शामिल होने के लिए जा रहे थे, तो उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद वो कंटिन्यूसली ICU में थे, लेकिन बड़े दुख के साथ हम ये सूचित कर रहे हैं कि आज उनकी डेथ हो गई। दोनों मोर्चों की संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं, और आज जब हमारी मीटिंग भी हो रही थी सुबह, उसमें भी 2 मिनट का मौन रख के उनको श्रद्धांजलि दी गई। सवाल जी किसी
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ इधर आ जाओ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਗਲਵਸ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਲੋਕ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ। देखिए, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने कल भी उन्होंने ये कहा, पिछले 2 दिनों से वो कह रहे थे कि जो किसान भाई आ रहे हैं, जो और संगत आ रही है, मुझे उनके दर्शन करने हैं। और किसानों के प्रति जो उनकी समर्पण भावना है, जो उनका लगाव है, वो आप सबको मालूम ही है कि 2 दिन पहले भी जब रात को बारिश शुरू हुई थी तो पूरी रात वो सोए नहीं, और उन्होंने कहा कि 12 घंटे के अंदर यहाँ पे शेड बन जानी चाहिए। जो यहाँ मोर्चे पे सभी वॉलंटियर्स ने इकट्ठे होके, मजदूर भाइयों ने, डॉक्टरों ने भी उसमें सहयोग कराया, उसमें जो वॉलंटियर की सेवा के तौर पे। तो इसलिए डल्लेवाल साहब की परमिशन के बाद ही कोई उनसे मिल पाता है, और जब उनका अगर वो शारीरिक तौर पे अगर वो ठीक महसूस नहीं कर रहे होते हैं तो 2-2 3-3 दिन उनको किसी से उनको मिलने भी नहीं दिया गया। डॉक्टरों की भी हम सलाह लेते हैं, बाकी जब वो अलाउ करते हैं उसी के बाद उनसे मुलाकात होती है। और जब तक सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी इस स्थिति में है कि वो दर्शन करना चाह रहे हैं तो लगातार वो लोगों के बीच में रहेंगे। अभिमन्यु जी, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि तुरंत इनको आईसीयू में शिफ्ट करना चाहिए, नहीं तो हालत बिगड़ जाएंगे अगले 48 घंटे। देखिए, मैं एक बात क्लियर कर दूं, हम बिल्कुल इस चीज को अच्छे से जानते हैं, इस चीज को समझते हैं, और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी भी इस चीज को बहुत बेहतर ढंग से उन्होंने महसूस भी करते हैं, वो सबसे ज्यादा, कि भाई स्थिति तो धीरे धीरे बिगड़ रही है और आगे आने वाले दिनों में स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ेगी। जिस तरीके से उनका जो टोटल वेट था जब उन्होंने अनशन शुरू किया, उसमें लगभग उसका 20% है वो उनका कम हो चुका है। तो स्थिति आगे और भी ज्यादा बिगड़ेगी। लेकिन अब ये तो सरकार को सोचना है कि सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार है या नहीं है, ये अब सरकार को तय करना है। जब उन्होंने तो क्लियर स्टैंड ये कर दिया अपना कि भाई, जो कल भी उन्होंने बात बोली कि या तो मांग पूरी होगी, आंदोलन जीतेंगे, या फिर मेरी मौत होगी, वो किसी भी तरीके की मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। एसकेएम ने कल भी मीटिंग की, लेकिन अभी एकता को लेकर इकट्ठे नहीं हो पाए। उन्होंने आगे 15 दिन का प्रोग्राम रख दिया। उनका ये भी कहीं ना कहीं नाराजगी है कि जो चिट्ठी लिखी गई वो बंदेर यूनियन की तरफ से लिखी गई, मीटिंग में आपके संगठन में कोई नहीं आया, और वो कह रहे हैं कि वो बुलाना नहीं चाहते तो हम किस तरह से जाएं, अगर हम जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आंदोलन खराब हो जाए, इसलिए वो पीछे हटे हुए हैं। देखो, मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं, पूरे देश के किसान लगातार एकजुट होते जा रहे हैं। कल रात को मध्य प्रदेश के अशोकनगर से भी किसानों का यहां पे बड़ा जत्था पहुंचा है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों से किसान यहां पे पहुंचे हैं, पीलीभीत से भी किसान यहां पहुंचे हैं, जो लगातार रात के समय भी ड्यूटी दे रहे हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है किसानों की एकजुटता, और किसानों की एकजुटता लगातार बढ़ती जा रही है। वो और भी ज्यादा मोबिलाइज हो रहे हैं, और भी ज्यादा स्ट्रेंथनिंग हो रही है, एक बात। दूसरी बात, जो कुछ साथी ये कहते हैं कि भाई हम चले गए तो कभी कोई बिगड़ ना जाए, यहाँ पे अन्य संगठनों के सारे साथी आए ही हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, ज्यादातर साथी आ चुके हैं। सबका पूरा सम्मान किया गया है, सबका पूरा सत्कार किया गया है, सबको पूरे तरीके से प्रॉपर इज्जत दी गई है, सबका पूरा सत्कार हुआ है। तो ये कहना कि भाई कभी कुछ ना हो जाए, मुझे लगता है इस तरीके की बातें करना, इस तरीके की टिप्पणी करना ठीक नहीं है। और जहां तक आपने कहा कि भाई एक तरफ से ही चिट्ठी आई या क्या हुआ, कैसे हुआ, हम बार बार ये बात क्लियर कर चुके हैं कि दोनों मोर्चों ने बातचीत करके ही, पहले बातचीत हुई थी हमारी, फिर उसके बाद हमारे कुछ साथी मिलने के लिए गए थे। तो हम सारा अपना दोनों मोर्चे आपस में कोऑर्डिनेशन करके आपस में रणनीति बना के चीजें कर रहे हैं। सुरजीत फुल जी भी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਸਾਡਾ ਗਿਆ, ਕਮੇਟੀ ਗਈ ਆ ਪੰਜ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਲੀ ਭੰਦੇਰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਤੋੜਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਨੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 5 ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਗਏ ਆ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੂਜੇ ਲੋਟ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇੱਧਰਲਾ
ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਐਸਕੇਐਮ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਭਲਾ ਜੇ ਅਪਰੋਚ ਹੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਿੱਗਣੀ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ क्यों नहीं हो रहे? फिर रीजन उन्होंने पूछो। देखो, आपके साथी हैं, देखो, सीधा सीधा अगर बता सकें। मैं एक चीज है, बिल्कुल हम स्पष्ट कर दें, मैंने बार बार ये बात कह रहे हैं हम कि जिन लोगों को ये लगता है कि एमएसपी गारंटी कानून देश के किसानों के लिए बहुत जरूरी है, जिन जिन साथियों को ये लगता है कि लखीमपुर खीरी के घायलों और शहीदों को न्याय दिलाना जरूरी है, जिन जिन साथियों को ये लगता है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराना बहुत जरूरी है किसानों के भविष्यों को बचाने के लिए, किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए, वो तमाम किसान और तमाम संगठन लगातार 13 फरवरी से इस आंदोलन में डटे हुए हैं, पूरी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। जिंदा जमीर के सभी लोग इस आंदोलन के हक में है, इस आंदोलन के समर्थन में है। और बाकी कौन क्या टिप्पणी कर रहा है, मुझे लगता है कि हम दोनों फोरमों की तरफ से उस पर कोई ज्यादा अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना चाह रहे, क्योंकि हमारे सामने जो स्थिति है, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन का आज 30वां दिन है, उनकी स्थिति बहुत गंभीर है, नाजुक है। कल यहाँ पे सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ट्रेड यूनियनों के साथ हमारी मीटिंग है, उन संगठनों के साथ, उसमें भी हम लगातार तैयारी में दोनों फोरमों के नेता लगे हुए हैं। तो इसलिए हमारी प्रार्थना आपसे ये है कि दूसरे साथी कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, उसका जवाब बेहतर ढंग से वही दे पाएंगे। ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਮਾਂ ਚ ਕਲੀਅਰ ਦੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸਕੇਐਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਦੀ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ 24 ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 30 ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 12 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਰੀਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।